नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बिल्कुल एकदम सटीक बात हो रही है। सटीक किस तरीके से बात हो रही है कि भाई आप मतलब कौन से इस्लाम को यहाँ पर लागू करने की बात कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, या फिर कहे कि चल मान लीजिए कि आपने गजवा हिंद कर दिया। तो इंडिया के अंदर आप इंडिया के अंदर कौन सी चीज़ है जो आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि सबके इस्लाम अलग अलग है। ठीक है। अभी हमास वाला मतलब कि फ़िलिस्तीन का इस्लाम भी अलग है, ईरान और इराक का भी अलग है। क्योंकि देखिए ईरान के अंदर क्या है कि शियाओं की मेजोरिटी है, तो वहाँ पर इस्लाम डिफरेंट हो जाता है। इराक के अंदर सुन्नियों की मेजोरिटी है, तो वहाँ पर इसीलिए इस्लाम अलग हो जाता है। अब टर्की का इस्लाम तो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि ईरान और इराक ये कहता है कि भाई महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, या फिर उनके राइट्स इस टाइप के नहीं होने चाहिए जिस टाइप के राइट्स वेस्टर्न कल्चर में है। और उसी वेस्टर्न कल्चर के राइट्स जो है वो टर्की में भी है। वहाँ पर भी लड़कियाँ इस टाइप से यहाँ पर घूमती है, फिरती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। तो कहने का मतलब है कि कौन सा इस्लाम आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो दुनिया पर, ज़रा ये बता दीजिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक इस्लाम नहीं है। आपका एक अफगानी इस्लाम अलग है, आईएसआईएस का इस्लाम अलग है, अलकायदा का अलग है, लश्कर जंगवी का अलग है, हमास का अलग है, फतेह का अलग है, पीएलओ का अलग है, उसके बाद हिजबुल्लाह का अलग है, उसके बाद हर किसी का अलग है। भाई पहले खुद तो एक हो जाओ, फिर दुनिया को एक करने जाओ ना। तो ये जो दुनिया इनके साथ नहीं है। हाँ, वेस्ट के साथ, इसराइल के साथ वेस्ट खड़ा हो गया, और वेस्ट के साथ जो बाकी दुनिया थी वो खड़ी हो गई है। किसी ने कंडेम अभी तक नहीं किया इसराइल को। कोई यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन नहीं स्पॉन्सर आया कि इसराइल को बैन करो। कोई अभी तक इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हुई कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए चैप्टर 7 में इसराइल के ऊपर फॉर दी वायलेशन ऑफ 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर, यानी कि यूज ऑफ फोर्स, या किसी के लिए कोई नहीं हुआ। यूएन इज ऑल कीपिंग क्वाइट, यानी कि सबने पैर रख दिया। अगर इतना ही सऊदी अरबिया कह देता उससे, रशिया से या चाइना से कह देता। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आपका। जी सर, बीच में फ्रीज हुआ था थोड़ी सी देर के लिए आपका मेरे ख्याल इंटरनेट नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। लेकिन बात सर ये है कि चाहे जंग कहीं भी हो, वॉर किसी भी कंट्री के बीच में लड़ी जा रही हो, सब जितनी बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी सर आपके ख्याल से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन और रशियन वॉर को अभी तक लोग भुगत रहे हैं। और जब जब भी जंग हुई है, चाहे वो अफगानिस्तान की ही सही जो अमेरिका ने यहाँ पे लड़ी, लेकिन उसका असर तो पूरी दुनिया में पड़ा। तो अगर ये जंग भी यहाँ नहीं रुकी और किसी जगह से अगर इजराइल ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिए, जिसके लिए बहुत शक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है, तो आपके ख्याल से उसका असरात पड़ेंगे दुनिया के ऊपर? देखिए, स्पष्ट बात है, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं आने जा रहा। किसी भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक अटैक नहीं किया, फ्रंट नहीं खोला। न्यूक्लियर वेपन तो तब आता है जब आप देखते हो कि हमारे पास कोई साधन नहीं है और अब मैं तो बर्बाद होने वाला हूं, तो दूसरे को भी बर्बाद कर दो। न्यूक्लियर वेपन या तो फर्स्ट रिजॉर्ट होगा या तो लास्ट रिजॉर्ट होगा। न्यूक्लियर वेपन कभी भी आपका जो है कन्वेंशनल वॉर का रिजॉर्ट हो ही नहीं सकता। ये तो पहले इन्होंने जो कन्वेंशनल वॉरफेयर की स्कीम है, पहले इन्होंने पाउंडिंग की है थ्रू दी एरियल रूट, एयरफोर्स से इन्होंने बर्बाद किया। इन्होंने जो सस्पेक्टेड हाइड आउट थे, उसके बाद अब ये अपना बूट्स ऑन द ग्राउंड ले जा रहे हैं टू मैप द एरिया। उसके बाद एक एक घर को सिक्योर करके गाजा के वो लोगों को बुला देंगे वापस। अब इन्होंने गाजा तो कंप्लीट पैलेस्टाइन कंट्रोल में था। ये पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम है। ये जो पागलपन है ना, एक ही भाई हमारे, चूंकि आप अब तर्क है नहीं, एक ही ऑप्शन है कि या तो लड़ लो, या तो लड़ लो, या तो लड़ लो, हमें से हो जाओ या लड़ लो हमसे। इसके अलावा कोई माइंडसेट ही नहीं है। और मेरे एक अरबी दोस्त से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहा था कि भाई ये तो हम 200 साल तक लड़ेंगे। ये भी है कि वो रिकंसिलिएशन या किसी और से वो जो क्या नाम है, किसी और को एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी नहीं है। सब गलत है, हम ही सही हैं। ये जो एक प्रॉब्लम है अरबिक वर्ल्ड के साथ, जो कि देखिए, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन में क्या अंतर होता है? सभ्य समाज और बर्बर समाज में अंतर क्या होता है? बर्बर समाज के पास हर चीज का इलाज वॉयलेंस है। वो किसी की बात नहीं पसंद है, एनु बढ़ दो। किसी की थोड़ी सी लड़ाई हो गई, एनु बढ़ दो। क्योंकि आप किसी को तर्क के थ्रू हरा नहीं सकते। आपके पास बोलने का कुछ नहीं। आप कह रहे हो मेरी बात मानो, और नहीं मानोगे तो मेरे पास एक ही साधन है कि मैं तुम्हें मार काट दूंगा।
तो एक बर्बर समाज जो होता है ना, एक बार्बरिक सोसाइटी, वो वॉयलेंस से अपनी बातें मनवाता है। एक तर्कशील जो समाज होता है, जो सभ्य समाज होता है, वो एंगेज करता है डायलॉग में, बातचीत में, डिप्लोमेसी में, एक दूसरे को समझने का प्रयास करता है, ओपन माइंडेड होते हैं। ओपन माइंडेड होने का मतलब ये नहीं है अंग्रेजी बोलना। ओपन माइंडेड का मतलब है दूसरों की विचारधारा को सुनने, समझने और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। हो सकता है मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो अर्जू जी बोल दे जो मुझे सही हो, और मैं उसके लिए रेडी रहूं। मैं अगर प्री मेडिटेटेड हूं कि नहीं, अर्जू जी ने तो गलती बोलना है, सही तो सिर्फ मुझे बोलना है, तो बातचीत नहीं हो सकती। ये बात समझना पड़ेगा। और ये अरबिक सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है, दे आर नॉट रेडी टू अकोमोडेट एनी अदर व्यू पॉइंट। आप देख ले, जो पूरी दुनिया में जो इस्लामिक स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ अरबिक मुल्क है, और कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के। बाकी सारे सेक्युलर है। आज मैंने एक अपने यूनिवर्सिटी में कजाकिस्तान के एक प्रोफेसर साहब को बुलाया था, उन्होंने साफ साफ कहा हम लोग इस्लामिक कंट्री नहीं है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुछ लोग इस्लाम जरूर मानते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बट हमारी कंट्री इस्लामिक नहीं है। द लैंड इज नॉट इस्लामिक, इट्स ए कजाक लैंड। तो पॉइंट है कि ये जो अरबिक नेशन है, ये दुनिया में किसी को अपनी अलावा जगह ही नहीं देना चाहता। अब वो धीरे धीरे कुछ खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये पैलेस्टाइन और हमास जैसे लोग ये हरकत कर देते हैं। अब आप बताइए, अगर आपकी लड़ाई है भी, क्या यूरोपियंस की जमीन नहीं गई है? तुर्की यूरोप की जमीन पे बना हुआ है। क्या इंडिया की जमीन नहीं गई है? क्या हिंदू लैंड का नुकसान नहीं हुआ है? कश्मीर, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये हिंदू लैंड पे बना हुआ है, ये हिंदुओं की जमीन है। यहाँ से ये गुरु नानक देव की जमीन है, यहाँ पे ये तक्षशिला की जमीन है, ये मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की जमीन है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लोग भगवान शिव शंकर के पूजा किया करते थे, और भी दूसरे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो ये हिंदुओं की जमीन है, वहां पे तो नहीं है कोई, सबने एक्सेप्ट कर लिया ना। कौन कह रहा है कि नहीं हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, हम इनको ये कर देंगे? सब कह रहे ठीक है, आप बदल गए, चलो हटाओ, खेल खत्म करो। तो भाई सबने कुछ ना कुछ नुकसान सहा, तो तुम भी सह लो ना। और तो सर पैलेस्टाइन सऊदी अरब, जी जी सर, मैंने कहा पैलेस्टाइन का जो एरिया है, आप अगर बाइबल भी पढ़ ले और कुरान भी पढ़ ले, उस एरिया में बार बार कहा गया है कि वो यहूदियों को दिया गया है। बेसिकली अगर आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ये जो आज वर्ल्ड रिलीजन बना हुआ है ना, ये वर्ल्ड रिलीजन नहीं था। अगर आप अब्राहम का, जो प्रॉफिट अब्राहम थे, उनका भी आप वो पढ़ ले, क्या नाम है, जो गॉस्पल है, उसमें उनको ये कहा गया है भगवान के द्वारा कि भाई ये जो है हमने तुम्हारे बच्चों को दिया है, हम तुम्हारे ग्रुप के भगवान होंगे। तो ये जो अब्राहमिक फेथ का भगवान है, बेसिकली कुल देवता थे, जिसको इन्होंने, ये अब चाहते हैं कि वो दुनिया का भगवान बन जाए। वो दिक्कत ये है, अगर आप जाके कुछ नहीं तो खाली बाइबल ही पढ़ ले। अगर आप बाइबल को भी पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पे अगर आप बोलेंगे, तो मैं पढ़ देता हूं आपको, सुनिए बाइबल के कुछ फ्रेजेस। God promised Abraham, I will give you unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. इसका क्या मतलब है? अब्राहम को भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी सीड, यानी तुमसे उत्पत्ति होने वाले बच्चों का, ये मैं जमीन देता हूं, जिसको आप पैलेस्टाइन कह रही हैं, और मैं उन तुमसे उत्पन्न हुए सारे जो बच्चे होंगे, मैं उनका भगवान होऊंगा। अब्राहम का भगवान, जो अब्राहमिक फेथ का भगवान था, वो अब्राहमिक फेथ का भगवान था। इन्होंने तलवार के थ्रू उसको दुनिया का भगवान बना दिया। एट द बेस्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, इट वाज अ कुल देवता। अब आप वो कुल देवता जो है वो दुनिया का देवता बन गया, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। उसको यह बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये अपने देवता में खुश रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका पसंद है, आप उसमें खुश रहे। बट द थिंग इज दैट कि आप जब कह दिया भगवान ने कि मैं तुम्हारा, अब्राहम से उत्पन्न हुए बच्चों का मैं वो बनूंगा, तो अब्राहम के अलावा बच्चे तो नहीं थे। हाँ वो कॉल, जी जी जाने दे, एक मिनट रुक जाए, मैं काट देता हूँ जी, क्योंकि उसकी आवाज आ रही थी बेल की। तो नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सर यहाँ पे लोग जिस तरह से, एक मिनट जी जी शुरू करें। सही।
सर मैं आपसे यही कह रही थी कि सऊदी अरब ने भी एक कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था कि, बल्कि उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि जी हम तो जो है वो 5 साल में यूरोप बना देंगे सऊदी अरब को। साथ ही साथ इसराइल के साथ भी अपने टर्म्स जो है वो ठीक करने और बातचीत के लिए तैयार थे। मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी एक इंटरव्यू में बात की थी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये जो हमास का अटैक है वो सऊदी अरब को रोकने के लिए भी है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कौन किससे लड़ रहा है? मोनोथीज्म से लड़ रहा है। बिना मूसा के, बिना हजरत मूसा के हजरत मोहम्मद नहीं पॉसिबल हैं। दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मोनोथीज्म क्या कुफार से लड़ रहा है? मोनोथीज्म बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है। एक खुदा को मानने वाले को बर्दाश्त तैयार नहीं है। दोनों कह रहे हैं हम दूसरे को मिटा के रहेंगे। तो ये मोनोथीज्म की प्रॉब्लम है ना, कौन किससे लड़ रहा है। अब ये जहां तक बात है सऊदी अरेबिया या इनकी, जब तक ये अपने आप को सेक्युलराइज नहीं करेंगे, कोई एक फॉर्मेट नहीं, बिकॉज कि उसमें जो लोग, जो लिटरलिस्ट हैं, जो फंडामेंटलिस्ट है, फंडामेंटल का मतलब जो बेसिक कुरान को अप्लाई करना चाहते हैं, उनका बात सच है कि वो दुनिया को ले जाना चाहते हैं, दुनिया पे जाना चाहते हैं वो। तो पॉइंट ये है कि आप समाज के साथ चले, इस्लामिक उम्मा से आप ह्यूमन उम्मा बनाए भाई, उम्मा मानवों का बनाए, इंसानों का उम्मा बनाए। जब तक आप ये इस्लामी उम्मा का चूरन चलेगा, दुनिया में हर जगह ये प्रॉब्लम होगी कि लोग वहां पे एडजस्ट ही नहीं करेंगे। आप अरेबिक कल्चर को रिलीजन के नाम पे दुनिया का रिलीजन बनाने पे तुले हुए हो। नहीं हो सकता है ऐसा। तो पॉइंट है कि अब ये जो 2-3 लीडर हैं, मोहम्मद बिन सलमान और अल नाहयान टाइप के लोग, जो अच्छे लोग हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, मगर इनकी दिक्कत ये है कि यहाँ ये जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो बड़े ही रिग्रेसिव लोग हैं। इनका समाज प्रोग्रेसिव नहीं है, ये तो प्रोग्रेसिव हो गए हैं क्योंकि समाज को इन्होंने इतना क्लोज करके रखा। यूएई तो फिर भी दुनिया में इधर उधर के लोग आते हैं तो देखता है। पॉइंट ये है कि आप अगर समाज को नहीं खोलेंगे तो राजा के खुलने से कुछ नहीं होगा। राजा बहुत बड़े दिमाग का भी हो, लेकिन समाज नहीं हो तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा। द इस्लामिक वर्ल्ड नीड्स अवेकनिंग। The Islamic world needs to be human world. The Islamic world needs to be renaissance. उनको पुनर्जागरण करना होगा। आपको रिलीजन कोई छोड़ने को नहीं कह रहा, मगर रिलीजन को स्पिरिचुअल कंटेंट बनाइए, रिलीजन को पॉलिटिकल कंटेंट मत बनाइए। आप कह रहे हो कि हम दुनिया पे अपना रिलीजन को ले जाएंगे और दुनिया के सारे लोगों को अपने अंदर सबड्यू करेंगे, वो हमारे नीचे रहेंगे। ये पॉलिटिक्स है या ये रिलीजन है? ये तो पॉलिटिकल बातें हुई ना। रिलीजन का मतलब होता है कि मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे चीजें नहीं मिली, तो मैं भगवान की, अल्लाह की शरण में जाके मंदिर में, मस्जिद में आप कह रहे हो अल्लाह मेरी मदद करो, मुझे हौसला दो, मैं तुम्हारी ये करना चाहता हूँ, ये है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल टूल को कह रहे हो कि नहीं मेरा काम तो ये कि मुझे दुनिया जीतनी है, तो कैसे होगा फिर? तो पॉइंट ये है कि आपको ना थ्योरी में जाना पड़ेगा। सतही बातें करने से, ट्रांजैक्शनल बातें करने से प्रॉब्लम नहीं ठीक होंगी। तो सर वही तो बात है ना सर, ये जितने ये मुल्ला माफिया हमारे यहाँ बैठे हैं और बाकी जगह पे जो ये चूरन रिलीजन का बेच रहे हैं, इनकी तो सर दुकानें इसी से चलती हैं। इन्हें कौन रोकेगा? ये तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं पिछले 40-50 साल में। जो ये यहाँ पे इवन पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है कि भुट्टो के जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन ज़िया-उल-हक के आने के बाद से और भुट्टो के जाने के कुछ टाइम पहले से जो है यही चूरन पाकिस्तान में चल रहा है और अब ये इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप किसी भी साधारण क्लास 5th ईयर के बच्चे को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को दे दीजिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मुल्ला माफिया या जो ये हजरात है इनको ही स्ट्रांग करेगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिशियंस को स्ट्रांग नहीं करता।